डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर जीबी कॉलेज रामगढ़ के कॉमर्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंट। आज का हमारा टॉपिक होगा हायर परचेज सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय में उधार क्रय विक्रय अक्सर होते रहता है, उसी से संबंधित यह प्रणाली है जिसे हिंदी में किराया क्रय पद्धति कहते हैं। किराया क्रय पद्धति के अनुसार क्रेता व विक्रेता में इस प्रकार का अनुबंध होता है कि क्रेता माल का मूल्य नगद न चुकाकर किस्तों में भुगतान करने का वचन देता है। एक किस्तें मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक हो सकती हैं। इस पद्धति में माल क्रेता को सुपुर्द कर दिया जाता है, परंतु इस पर स्वामित्व विक्रेता का ही बना रहता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सामान्य क्रय विक्रय में क्रेता को जो ही सुपुर्दगी होती है तो वह माल का स्वामी हो जाता है। जो भी संपत्ति उसके पास उसने क्रय किया उसका वो स्वामी हो गया। लेकिन इस पद्धति में क्रेता के पास भौतिक अधिकार तो हो जाता है, वह उसको उपयोग में ला सकता है, लेकिन स्वामित्व विक्रेता के पास ही रहता है। चूंकि माल क्रेता के अधिकार में पहुंच जाता है, इसलिए क्रेता उसको प्रयोग कर सकता है और जब तक इसकी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक इसका स्वामित्व विक्रेता के पास ही बना रहता है। यदि क्रेता किस्तों का भुगतान करने में चूक करता है तथा समूची किस्त का भुगतान नहीं कर पाता तो भुगतान की गई किस्तों को किराए की तरह माना जाता है। इसीलिए इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रेता उधार भले क्रय कर ले, उस वस्तु को उपयोग करे, लेकिन समय पर उसका किस्त चुकाते जाए। अगर समय पर किस्त नहीं चुकाया जाता, अगर कुछ किस्तें चुका दिया और उसके बाद किस्त चुकाने में यदि त्रुटि होती है तो वैसी स्थिति में विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार होता है। अब हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा की चर्चा करेंगे। यद्यपि इन लोगों ने अपने विचार प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु सभी परिभाषाओं का आशय एक समान ही है। सर्वप्रथम हम J.R. बटली बॉय की परिभाषा की चर्चा करेंगे। J.R. बटली बॉय के अनुसार किराया क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल की कीमत इसके स्वामी को बराबर सामयिक किस्तों द्वारा भुगतान करने का समझौता करता है। ये किस्तें उस समय तक माल के किराए की तरह समझी जाती हैं जब तक कि माल की पूरी राशि का भुगतान न कर दिया जाए, और जब भुगतान होने के पश्चात ही वह माल क्रेता की संपत्ति मानी जाती है। हायर परचेज की एक परिभाषा कार्टर द्वारा दी गई है। कार्टर के अनुसार किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल की कीमत सामयिक किस्तों द्वारा
माल को क्रय करने के उद्देश्य से भुगतान की जाती है। अंतिम किस्त के भुगतान के समय तक प्रत्येक भुगतान को किराया माना जाता है और माल का स्वामित्व क्रेता को तभी मिलता है जबकि उसके द्वारा सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है। इन परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हमने पाया कि इन विद्वानों ने भी वही बात कही है, एक ही बात सभी लोगों ने कहा है। तो और हम अब अपनी भाषा में एक इसकी आदर्श परिभाषा दे सकते हैं कि किराया क्रय पद्धति से आशय क्रय की उस पद्धति से है जिसमें संपत्ति की प्राप्ति क्रेता को इस शर्त पर होती है कि इसके मूल्य का भुगतान किस्तों के द्वारा किया जाएगा। किस्तों की अवधि में स्वामित्व विक्रेता के पास रहता है। अंतिम किस्त के भुगतान से पूर्व वाले भुगतान किराए की तरह माने जाते हैं और संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि वह अंतिम किस्त का भुगतान न करे। अब इससे स्पष्ट हो गया कि किराया क्रय पद्धति क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर के बारे में, अर्थात इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो किराया क्रय पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, माल की उधार बिक्री होना। इस पद्धति में क्रय करते समय माल की पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रणाली के अंतर्गत माल की डिलीवरी के समय कुछ भुगतान कैश ऑन डिलीवरी की तरफ किया जा सकता है और बाकी भुगतान किस्तों में की जाती है। इसलिए इस प्रणाली के अंतर्गत माल की उधार बिक्री होती है। तो इसकी पहली विशेषता हो गई कि माल की उधार बिक्री। इसकी दूसरी विशेषता है कि किस्तों के भुगतान का निर्णय आपसी ठहराव से होना। अब इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसमें भुगतान की किस्तों की रकम एवं समय का निर्धारण क्रेता और विक्रेता के आपसी ठहराव द्वारा तय किए जाते हैं। किस्तों के अतिरिक्त भुगतान में त्रुटि होने पर की जाने वाली कार्रवाई का भी उल्लेख ठहराव में रहता है। इसकी तीसरी विशेषता की चर्चा करेंगे। तो इसकी तीसरी विशेषता है कि माल के प्रयोग का अधिकार क्रेता का को होना, अर्थात जैसे ही माल की प्रथम किस्त क्रेता द्वारा भुगतान की जाती है उसी समय से माल क्रेता को सौंप दिया जाता है और उसका भौतिक अधिकार क्रेता के पास हो जाता है। अब वह उसे प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। यदि क्रेता किस्तों के भुगतान में त्रुटि न करे तो उसका यह अधिकार बराबर बना रहता है और अंतिम किस्त के भुगतान के बाद वह संपत्ति क्रेता की हो जाती है, अर्थात क्रेता का प्रयोग का अधिकार तो है ही, साथ ही अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद उसे स्वामित्व भी प्राप्त हो जाता है। इसको हम चौथे विशेषता के रूप में समझ सकते हैं कि अंतिम किस्त के भुगतान तक माल पर विक्रेता का स्वामित्व है। यद्यपि इस प्रकार के अनुबंध में माल की प्रयोग करने का अधिकार क्रेता को प्राप्त हो जाता है, परंतु इस पर स्वामित्व उस समय तक विक्रेता का ही रहता है जब तक कि अंतिम किस्त का भुगतान न हो जाए।
इसकी पांचवी विशेषता है कि विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार है। अर्थात यदि क्रेता निर्धारित किस्त का भुगतान निश्चित तिथि पर नहीं करता है, तब विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि माल का स्वामित्व अंतिम किस्त के भुगतान के समय तक विक्रेता के पास रहता है, और जब अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता द्वारा कर दिया जाता है तो इसका स्वामित्व क्रेता को अपने आप हस्तांतरित हो जाता है। इसकी छठी विशेषता है कि किस्तों को विक्रेता द्वारा जब्त करना। यदि क्रेता द्वारा किसी किस्त का भुगतान करने में त्रुटि होती है, तब विक्रेता पूर्व में प्राप्त किस्त की रकम को जब्त कर सकता है और क्रेता को कुछ भी वापस पाने का अधिकार नहीं रहता है। क्रेता द्वारा चुकाई गई पूर्व की किस्तों को संपत्ति का किराया मान लिया जाता है। अब यह एक बड़ा ही विचारणीय पॉइंट है कि अब यहाँ हम इस तरह समझें कि यदि किस्त के भुगतान में क्रेता द्वारा त्रुटि हुई तो वैसी परिस्थितियों में विक्रेता माल को वापस भी ले सकता है, और क्रेता यह क्लेम नहीं कर सकता है कि हमने तो इसकी कई किस्तों का भुगतान कर दिया तो उतना स्वामित्व तो मुझे मिल जाना चाहिए। नहीं, जितने भी किस्तों का क्रेता द्वारा भुगतान किया गया है वह माना जाएगा कि क्योंकि वस्तु के तो उसी के प्रयोग में है, तो वैसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह उस वस्तु के प्रयोग का किराया है। नेक्स्ट, अंतिम किस्त के भुगतान तक माल को अच्छी स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व क्रेता पर होता है। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है कि जब तक अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता न कर दे तब तक उसका यह कर्तव्य होता है कि माल को अच्छी स्थिति में रखे, ऐसा नहीं उसका दुरुपयोग न करे, क्योंकि इसकी एक और विशेषता है कि यदि माल में या उस संपत्ति में, चाहे वो मशीन हो या अन्य कोई संपत्ति हो, अगर किसी तरह की का डिफेक्ट आता है तो वह विक्रेता को उसकी मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व होता है। तो ऐसी स्थिति में क्रेता का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह उसको अपना समझ करके सुरक्षित उसे रखे, उसका दुरुपयोग न करे, ताकि उसमें टूट फूट न हो। तो यह तो इसकी विशेषताओं की हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग चर्चा करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज। इसके क्या लाभ। तो छात्रों, इसका लाभ क्रेता को होता है और साथ ही साथ विक्रेता को। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्रेता को क्या लाभ है, अर्थात एडवांटेजेस टू द बायर। क्रेता को इसका पहला लाभ है कि मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग। कम पूंजी वालों को मूल्यवान वस्तुओं के प्रयोग का अवसर इस पद्धति के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे जो किसी कीमती वस्तु को खरीदने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, अर्थात अर्थाभाव है। वैसी परिस्थितियों में उस वस्तु को वे खरीदने का नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इस पद्धति के द्वारा, इस हायर परचेज सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ क्रेताओं को है कि वे अधिक कीमत वाली संपत्तियों को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें
किस्तों में भुगतान करना पड़ता है, एक ही बार भुगतान नहीं करना पड़ता, तो ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके वे वस्तुएं खरीद सकते हैं और अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बायस को दूसरा लाभ है कि मितव्ययिता की भावना का होना। चूंकि इस प्रणाली से क्रय करने के पश्चात किस्तों का भुगतान करने के लिए खर्चीले व्यक्ति को भी बचत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि मुझे समय पर किस्त का भुगतान नहीं करना है, समय पर हमें किस्त का भुगतान करना है। तो वैसी स्थिति में वह अपने फालतू के खर्चों में कटौती करके किस्त के लिए रकम इकट्ठा करेगा और वह निर्धारित समय पर किस्त की राशि का भुगतान करेगा। इससे मितव्ययिता को बढ़ावा मिलता है, अर्थात फालतू खर्च करने वाली प्रवृत्ति कम होती है। इसका तीसरा लाभ है बायस को कि भुगतान में सरलता। अब इस पद्धति की बात करें तो इस पद्धति में माल का मूल्य चुकाने में व्यक्ति को कठिनाई नहीं होती, क्योंकि माल की कीमत इकट्ठे न दे करके छोटी छोटी किस्तों में चुकाना होता है। इसलिए इसका भुगतान करने में सरलता, या दूसरे शब्दों में हम इस कहें कि आसानी होती है, आसान किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। इसका चौथा लाभ है कि क्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में कमी। अब जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए कोई बड़े कीमत की वस्तु खरीदना बहुत ही आवश्यक है, उसे रखना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण हम ले लें, फ्रीज। आज ये फ्रीज नहीं है तो हमारे यहाँ खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं गर्मी के दिनों में। तो ऐसी स्थिति में इच्छा रहते हुए भी पैसे के अभाव में नहीं खरीद पाता है आदमी, या तो कहीं से कर्ज लेना पड़ता है, और चूंकि कर्ज या तो कहीं से सूद पर कर्ज लीजिए या किसी से उधार लीजिए, जिसका कि एक ही बार में चुकाना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में परेशानी होती है। तो लेकिन इस पद्धति का सबसे बड़ा यही लाभ है कि इसमें थोड़ा थोड़ा भुगतान करके और बड़े आसानी से हम किसी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भुगतान किस्तों में करना है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इस पद्धति का प्रचलन कितना बढ़ा हुआ है कि खास करके आज की युवा पीढ़ी तो SIP शब्द को बिल्कुल ही अपने आप में आत्मसात कर ली है, और जहां देखिए छोटी मोटी चीजें भी पैसे के अभाव के चलते, ऐसा नहीं है कि नहीं है लोगों के पास, लोग खरीद लेते हैं आराम से और SIP में भुगतान करते हैं। अब बात करेंगे हम आगे की। अब इसका लाभ विक्रेताओं को क्या लाभ है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो विक्रेताओं को सबसे बड़ा लाभ है कि उनकी बिक्री में वृद्धि होगी। इस पद्धति में क्रेताओं को मूल्य किस्तों में चुकाना पड़ता है, अतः बहुत से ऐसे व्यक्ति भी माल क्रय कर लेते हैं जो वास्तव में इस पद्धति के अभाव में माल क्रय नहीं कर सकते, अर्थात उनकी क्रय करने की क्षमता नहीं है उस माल को, लेकिन चूंकि किस्तों में भुगतान करना है इसलिए वे खरीद लेते हैं। तो उसका विक्रेता को सबसे बड़ा लाभ होता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा वस्तु की बिक्री होती है, अर्थात उसकी बिक्री बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में उसका लाभ भी बढ़ जाता है।
दूसरा विक्रेता का दूसरा लाभ है क्रेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध होना। नगद क्रय विक्रय में क्रेता और विक्रेता का संपर्क केवल उसी समय होता है जबकि माल का क्रय विक्रय किया जाता है, क्योंकि नगद खरीदने वाला क्रेता जाता है दुकान पर या विक्रेता के पास गया, कैश दिया और माल लेकर अपने घर वापस आ गया। अब इसके बाद उसका उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आज के समय में बाकी मेंटेनेंस का कार्य भी कंपनियां डायरेक्ट ऑनलाइन कंप्लेंट पर कर देती हैं, तो अब विक्रेता से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। लेकिन इस किराए क्रय पद्धति में किस्तों में भुगतान के कारण अंतिम किस्त के भुगतान तक क्रेता और विक्रेता का संबंध बरकरार रहता है। तो इस संबंध के बरकरार रहने के चलते जो है क्रेता का विक्रेता पर विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ता है तो एक तो होता है कि क्रेता फिर दोबारा भी उसी विक्रेता से माल क्रय करने का प्रयास करता है, या अपने निकट संबंधियों या मित्रों को भी प्रेरित करता है कि वह अमुक व्यक्ति बड़ा ही बढ़िया है, उसके यहाँ से सामान खरीदा जा सकता है, या अमुक कंपनी बहुत अच्छी है, उसका सामान अच्छा है। तो एक तरह से अपने आप उसका एडवर्टीजमेंट हो जाता है। तीसरा लाभ है कि अन्य वस्तुओं के बिकने की संभावना है, क्योंकि क्रेता के बार बार विक्रेता के यहाँ आते रहने के चलते अन्य उत्पादों पर भी क्रेता की नजर पड़ती है, या अगर ऑनलाइन भी बिक्री की बात हम करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि बार बार उसके प्रोडक्ट को क्रेता ध्यान में देते रहता है। तो ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी उसे कुछ और खरीदने की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, जिससे विक्रेता की बिक्री में वृद्धि होती है। चौथा, किस्त की राशि एकत्रित करने में कठिनाई न होना, क्योंकि किस्त भुगतान पद्धति में त्रुटि होने पर माल छिन जाने की भय से क्रेता समय पर किस्त का भुगतान कर देता है कि अगर हम किस्त का समय पर भुगतान नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में विक्रेता माल को वापस ले लेगा या क्लेम करेगा, हम मतलब की परेशानी में फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्रेता समय पर किस्त चुकाते जाता है, तो जिससे विक्रेता के लिए सबसे बड़ा लाभ होता है कि उसे पता होता है कि इस समय पर हमको इतना कैश की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह सबसे बड़ा लाभ माना जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या, इस सिस्टम से हानियों की चर्चा करेंगे। तो इसका डिसएडवांटेजेस की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बायर को क्या इसकी हानि है। तो विक्रेता को सबसे बड़ी हानि है कि अधिक मूल्य का भुगतान, क्योंकि उधार क्रय होता है और किस्तों में भुगतान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि विक्रेता बिना प्रॉफिट के उधार नहीं देगा, तो वह कुछ इंटरेस्ट भी उसमें ऐड कर देता है, अर्थात क्रेता को अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि मूलधन तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। दूसरा है कि वस्तु छीन जाने का भय, क्योंकि किस्तों में भुगतान करना है और स्वामित्व तब तक क्रेता का नहीं होता है जब तक अंतिम किस्त का भुगतान न कर दे, तो हमेशा उसके मन में यह भय रहता है कि समय पर अगर किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस भुगतान न हो पाया तो हमारी वस्तु विक्रेता द्वारा वापस ले ली जाएगी। तीसरा, अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह को बढ़ावा। सबसे बड़ा डिमेरिट है
कि चूंकि बड़े आसानी से वस्तु किराया क्रय पद्धति पर मिल जाती है, उसके लिए बहुत बड़ी रकम चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक वस्तुओं की भी खरीद क्रेता द्वारा कर ली जाती है, जिसका कि आर्थिक बोझ उस पर पड़ता है। चौथा, वस्तुओं को बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार न होना। जैसा कि हम लोग पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि इसमें क्रेता का तब तक अधिकार नहीं होता है उस संपत्ति या उस वस्तु पर जब तक वह अंतिम किस्त का भुगतान न कर दे। तो ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से वह उस वस्तु को बेचने का अधिकारी नहीं है, बेचने या गिरवी रखने का भी अधिकारी नहीं है जब तक कि वो अंतिम किस्त का भुगतान न कर दे। तो ऐसी स्थिति में क्रेता को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कभी वैसी परिस्थिति आ जाए तो उस वस्तु को वह बेच नहीं सकता। पांचवा इसका दोष है क्रेता के लिए, या हानि कहें कि मानसिक तनाव। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह भी बढ़ जाता है, क्योंकि किस्त में भुगतान करना है, इसलिए बहुत। तो वैसी स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वस्तु तो ला दिया, घर में ला करके अनावश्यक वस्तु भी लेकर के चला आया, लेकिन समय पर किस्त चुकाना है तो कभी कभी बड़ा ही मानसिक तनाव हो जाता है क्रेता के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आज के युग में, चाहे भारत हो या पूरे विश्व में, यह पद्धति बड़ा ही प्रचलित पद्धति मानी जा रही है। अब आगे हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस टू सेलर, विक्रेता के लिए क्या हानि है। तो विक्रेता के लिए सबसे पहले जो हानि की बात करें हम लोग, तो वो है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता है। चूंकि उधार में विक्रय करना है तो ऐसी स्थिति में एक तो बात है कि उसकी बिक्री तो बढ़ जाती है, वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि उसे बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए वो जहां से खरीद रहा है, अगर उसको उधार नहीं मिलता तो उसे नगद लगाना पड़ता है और ला करके उधार बेचना पड़ता है। उसे कहने का अर्थ है कि उसे काफी बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, इस माल के वापस होने में कठिनाई होना। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो वस्तु ले गए, कुछ किस्तें तो समय पर चुकाए, इसके बाद किस्त के भुगतान में त्रुटि करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को माल वापस लेने के लिए अनावश्यक क्लेम करना होता है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करनी होती है, तब जाके माल वापस होता है। तो यह एक दोष माना जाता है। तीसरा, माल के ह्रास की क्षति को सहन करना। चूंकि जब तक क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता तब तक माल का स्वामित्व विक्रेता के पास है, तो स्वाभाविक है विक्रेता को ह्रास की गणना करनी होगी और उसे ह्रास सहन करना पड़ता है। क्योंकि अगर परिस्थिति वापसी की परिस्थिति आई तो वैसी स्थिति में विक्रेता को ही इसका अंततः घाटा उठाना पड़ेगा। चौथी हानि है माल की मरम्मत का खर्च उठाना। जैसा कि हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके कि इसमें माल के मरम्मत का खर्च अंतिम किस्त के भुगतान तक
विक्रेता को ही उठाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रेता के द्वारा की गई लापरवाही के चलते माल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका भुगतान विक्रेता को करना पड़ता है और इसका अंतिम दोष है कि लेखाकर्म पर अधिक खर्च होना। स्वाभाविक है कि उधार क्रय विक्रय अगर ज्यादा बढ़ेगा तो उसके लिए लेखाकर्म की अलग पुस्तकें रखनी होंगी, उसके लिए अलग कर्मचारी रखना होगा, उसका हम समय समय पर हमेशा हिसाब किताब रखना होगा। तो ऐसी स्थिति में लेखाकर्म पर अर्थात इसके अकाउंट रखने पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने चर्चा किया क्रय विक्रय की एक ऐसी पद्धति का जिसे हम जानते तो सब लोग हैं, इसका हम लोग सिलसिलेवार इसका हम अध्ययन किए और यह हमारे आम जिंदगी में इसकी जानकारी रखना काफी सहायक होगी, ताकि हम हड़बड़ी में बहुत ज्यादा खरीद न कर लें या जानकारी के अभाव में किसी चीज की इच्छा रहते हुए हम उसे खरीद न लें। तो आज की चर्चा का विषय दुहायत परिच्छेद रहा और अब चर्चा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।